नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कहा जाता है ना कि वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता। साहिब का वक्त भी थोड़ा-सा खराब चल रहा है। 2 दिन पिछले 24 घंटे बहुत दुःख भरे रहे। अभी कांग्रेसी उनका जीना हराम कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि साहब साहब की इमेज अप डाउन हो गई, जनता समझ गई। इस तरह की बातें अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति पे कहेंगे तो उसे गुस्सा आएगा। और अपने साहिब तो विश्व गुरु हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। आप कहें कि उनकी छवि कम हो गई, अब उनका जादू कम हो गया। अब वो गोदी मीडिया है वो तो सही कर रही है। वो जो है पूरा दिन जब कर्नाटक के नतीजे आ रहे थे वो दिन भर यूपी के लोकल बॉडी के चुनाव दिखाते रहे। आज के अखबार आप उठा के देखेंगे तो उन अखबारों में भी लोकल बॉडी के चुनाव की ज़्यादा खबरें बड़ी-बड़ी मिलेगी, कर्नाटक के चुनाव की मिलेंगी नहीं। लगता भी है कोई अपना आदमी का अगर नुकसान हो जाए तो दिल पे लगता ही है। अब वो ज़ाहिर है सुधीर चौधरी, रूपका, लियाकत, रंजना, ओम कश्यप जी के प्रिय मोदी जी की छवि डेंट हुई है तो नुकसान तो होगा ही होगा। और रूपका जी का तो कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा? 2024 में क्या होगा? 2024 की जो मोटी-मोटी तस्वीर उभर रही है वो साहेब को परेशान करने वाली है। कुछ समय पहले मतलब 1 आध साल पहले आपको याद होगा एक भारत का नक्शा वायरल करते थे बीजेपी संघ के लोग वायरल करते थे। उसमें पूरे में भगवा दिखाते थे कि देखो पूरे देश में 1-2 राज्य छूटे बाकी सब में भगवा में हो गया। बीजेपी और संघ के लोग बिल्कुल गली-गली पर्चा बाँटने वाले स्टाइल में वो वीडियो और वो फ़ोटो भारत माता के फ़ोटो के साथ भारत के नक्शे के साथ वायरल करते थे। और आज सुबह कुछ बड़े नेताओं ने वही नक्शा दोबारा वायरल किया, तो वो जो भगवा पूरे में बीजेपी दिखाती थी, वो छोटा-सा सिमट के रह गया है। देख ही रहे होंगे आप, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अब ये नक्शा इतना छोटा हो जाएगा, ये कभी सोचा नहीं होगा। बीजेपी ने तो नहीं सोचा होगा, लेकिन जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का दावा करते थे, अब भाजपा मुक्त भारत के होने के कगार पे आ रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। दरअसल किसी भी लोकतंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में तानाशाही बहुत दिनों तक चल भी नहीं सकती। सड़ने लगता है, तंत्र सड़ने लगता है, लोकतंत्र सड़ने लगता है। और साहब का ये स्टाइल उन्हें परेशान कर रहा है। कर्नाटक में डेंट का कारण क्या है? साहब की छवि का बिगड़ने का कारण है। मैंने सोचा आज मैं एक ऐसे पत्रकार से बात करूं जिनको राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है। सीएनडीएस आपने नाम सुना होगा, उसके लंबे समय तक उसके संग जुड़े हैं, दर्जनों पॉलिटिकल किताबें लिखी हैं और एक देश के एक ऐसे पत्रकार हैं, किसी भी राज्य के बारे में आप उनसे जानकारी हासिल करेंगे तो उन्हें बखूबी पता होगा। तो मैं लेके चलता हूं आज आपको अभय दुबे के पास और हम उनसे बात करेंगे कि देश की राजनीति जो है किन किन तरह से आगे बढ़ रही है और कर्नाटक के बाद आखिर क्या नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। चलते हैं सीधे अभय दुबे के पास। तो स्वागत है अभय जी। और आज हमने आपको इसलिए परेशान किया थोड़ा सा जानकारी करने के लिए, क्योंकि कर्नाटक के रिजल्ट के बाद एक मुद्दा बहुत तेजी से उभरा है कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हो जाया करते थे उसमें ये मान लिया जाता था कि ये पिच भारतीय जनता पार्टी की है, कोई उसमें खेल नहीं पाएगा। कर्नाटक में जिस तरह बजरंग बली को उपयोग किया गया, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं पाई। क्या आप मानते हैं कि अब ये प्रयोग और आगे बढ़ा सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी? क्योंकि पिछले दिनों ये हो रहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई बात करना चाहता नहीं था, डर जाता था। देखिए, कर्नाटक में तो स्थिति उल्टी थी। जब पत्रकारों ने और तमाम दूर बाहर से कर्नाटक के बाहर से गए हुए लोगों समीक्षकों ने वहां के मतदाताओं से पूछा जगह जगह जाकर, तो लोग इस बात पर नाखुश थे कि ये बजरंग बली का इस्तेमाल चुनावी गोलबंदी में किया जा रहा है। वे बजरंग दल और बजरंग बली को एक दूसरे का पर्याय मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ तक कि भाजपा की जमीन जो पहले से ही खराब थी, प्रधानमंत्री द्वारा जय बजरंग बली के नारे लगाए जाने से और भी ज्यादा खराब हुई। लेकिन भाजपा वाले नहीं माने, वो आखिर तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। यहाँ दिल्ली के मीडिया में वो लोग जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली वगैरह इस प्रकार की नारेबाजी करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। न ही इस बात का असर हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे 91 गालियां दी गई या 92 गालियां दी गई, इस चीज का भी कोई असर नहीं हुआ। व्यवहारिक स्थिति यह है कि उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत और मध्य भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री के भाषणों की, उनके व्यक्तित्व की, शख्सियत की कोई पूछ नहीं है।
वो इस लिहाज से देखा जाए तो अखिल भारतीय स्तर के नेता नहीं है, वो इंदिरा गांधी की तरह नहीं है। तो वो उनका भारत के ज्यादा बड़े हिस्से में उनका प्रभाव है, लेकिन अब तो ये साबित हो गया है कि दक्षिण भारत में उनकी कोई बात नहीं सुनता। 2013 में जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां भाजपा बुरी तरह से हार गई थी। फिर 2018 में फिर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तब भी भाजपा को वहां पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया और कुमारस्वामी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। अब की बार तो बुरी तरीके से वो हार गए, और जो भाजपा आला कमान है वो जनता के मूड को भांपने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। अभय जी, भाजपा सरकार बहुत बदनाम हो चुकी थी। अभय जी, आप कह रहे हैं कि वो दक्षिण भारत के नेता नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। भाजपा कहती है वो दुनिया भर के सबसे ग्लोबल नेता हैं, ट्रंप और बाइडेन। ये हवाबाजी करना, डींगे मारना, इससे कोई असलियत थोड़ी ना बदलती है। हवाबाजी करना, डींगे मारना, अब इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बहुत सारे कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी अत्यधिक सारे देश में लोकप्रिय नेता हैं। मैं नहीं इस बात को मानता हूं। राहुल गांधी कुछ हिस्सों में कांग्रेस को वोट दिला पाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी कहने से लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते। अभी तक तो उसका कोई प्रमाण मिला नहीं है। कांग्रेस को अंतिम बार सम्मानजनक वोट 2009 में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए थे। उसके बाद से आज तक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि पार्टियां अपने नेताओं को लेकर, अपने आला कमान को लेकर जो शेखी भगाती हैं, हमें उन्हें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उसका ठीक से ऑडिट होना चाहिए। उनकी लोकप्रियता का एक बाकायदा एक ऑडिट होना चाहिए कि वो लोकप्रिय हैं, कितने लोकप्रिय हैं, किन संदर्भों में लोकप्रिय हैं, किन संदर्भों में उनकी लोकप्रियता पार्टी को फायदा पहुंचाती है, किन संदर्भों में उनकी लोकप्रियता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाती है। और जहां तक सांप्रदायिकता का आपने की बात कही, पिछला रिकॉर्ड बताता है कि भाजपा सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने चुनावी मुहिम में जब जब सांप्रदायिक रवैया अख्तियार किया है, तब तब उन्हें पराजय मिली है। आपको याद होगा कि 2015 में उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ते समय पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे वाली बात कही थी, लेकिन वहां वो चुनाव हार गए। उसके बाद में अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो लोग बेगम ममता, खाला ममता वगैरह इस प्रकार की बातें कर रहे थे, वहां भी चुनाव वो हार गए। उसके बाद 2020 के दिल्ली के चुनाव में अनुराग ठाकुर ने और प्रवेश वर्मा ने बहुत जबरदस्त सांप्रदायिक चुनावी मुहिम चलाई। गोली मारो सालों को, टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह इस तरह की तमाम बातें कही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें बुरी तरह चुनाव हरा दिया। इस बार उन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली के नारे लगाए, हिजाब का सवाल उठाया, उन्होंने लव जिहाद का सवाल उठाया, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। उनके एक बहुत ही सांप्रदायिक नेता हैं टीएस रवि, वो तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। उन्होंने गर्व से पूर्वक कहा है कि चुनाव हारना मेरी व्यक्तिगत हार है, लेकिन मेरी विचारधारा की हार नहीं है। मैं ये सब बोलता रहूंगा, ये सब कहता रहूंगा। ये वही है जिन्होंने सिद्धिरमैया को सिद्धा मौला खान कहा था, और मुसलमान व्यापारियों के खिलाफ उन्होंने एक नारा लगाया था आर्थिक जिहाद का। तो हर चीज को जिहाद में बदल देते हैं। देखिए, पब्लिक इन चीजों को मनोरंजन और मनोविनोद की दृष्टि से देखती है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है, इसलिए चुनाव जीतती है क्योंकि वो विभिन्न हिंदू समुदायों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाती है, उनके नेताओं को स्थान देती है अपने यहाँ, उन्हें आश्वासन देती है कि हम आपको सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। वो इसलिए चुनाव जीतती है। जब 2090, आप याद होगा 1990 में जब पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, तो सब लोगों ने कहा था ये राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर है। लेकिन सीएसडीएस में जो सर्वेक्षण हुआ, जो विश्लेषण हुआ, उस विश्लेषण में पाया गया कि राम जन्मभूमि आंदोलन तो केवल एक जरिया था। इससे लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले से जनसंघ पिछड़ी जातियों को द्विज जातियों के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश उस मुहिम में कारगर साबित हुई, और उस मुहिम के जरिए, मुहिम एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुई, और मुहिम के जरिए वो लोग आपस में जुड़ गए। अगर ऐसा कोई विचारधारात्मक उछाल होता तो उस चुनाव के बाद भाजपा 20 साल से ज्यादा तक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाई। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। उसी चुनाव में भाजपा ने दावा किया था, कल्याण सिंह ने दावा किया था कि अगर एक सीट भी हमारी कम हो गई तो हम पाएंगे कि हमारा हिंदू विजय दिवस नाकाम हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करके उनको बहुमत नहीं प्राप्त करने दिया।
हाँ, लहर तो थी। ये तो सब देखिए, ये विचारधारात्मक शेखीखोरी, अपने नेता को दुनिया का महानतम नेता बताने की शेखीखोरी, अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने की शेखीखोरी, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इनका राजनीतिक यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये अभी जी सही है कि आप तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका हाँ, क्या मतलब क्या हुआ? बड़ी हाँ, पार्टी जब क्या मतलब हुआ? तो आपके विरोधी के डर के मारे कहीं छुप जाएंगे क्या? ठीक बात है, अभी लड़ेंगे तो यही कर्नाटक है। में कौन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हारी है? दिल्ली में कौन पार्टी हर बार हारती है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हारती है। बिहार सही में बात। नीतीश कुमार और लालू यादव के मुकाबले कौन सी पार्टी हारी? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हारी। जीतती भी है हुँ। लेकिन हारती भी है। अच्छा भई ये आप तो सीएनडीएस जैसी इस बड़ी संस्था में रहे हैं। अ, इतना बेहतरीन सर्वे होता है आप लोगों का, आपकी संस्था पूर्व वाली संस्था का। क्या प्रधानमंत्री को कोई बताने वाला नहीं था, आईबी, इंटेलिजेंस, तमाम एजेंसियाँ कि आपका ये बजरंगबली वाला कार्ड जो है चल नहीं रहा, ये रोड शो चल नहीं रहे। मतलब लोग अब सीधा-सीधा मोदी पर हमला बोल रहे हैं कि मोदी के चेहरे में, मोदी मैजिक में कमी आ गई। ये बड़ा हमला पहली बार मोदी पे बहुत देखिए, तीखी मुझे लगता ये है कि चूंकि उनके पास कुछ चलाने के लिए था नहीं, तो उन्हें लगा कि ये चीज मिल गई है, इसके जरिए कम से कम हम अपनी चुनावी मुहिम चला सकते हैं। खुद भाजपा वालों को भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यकीन था कि वो चुनाव पलट देंगे। ये जो भाजपा समर्थक मीडिया है, जिसको कभी कभी व्यंग से गोदी मीडिया भी कहा जाता है, कि भाजपा समर्थक मीडिया है, वो मोदी जी को एक देवता बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए मैंने न्यूज 24 पे चर्चा करते हुए एग्जिट पोल से पहले कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव जीत लिया तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनावों का देवता मान लूंगा, मैं उन्हें गॉड ऑफ इलेक्शंस मान लूंगा। और साथ ही मैं कांग्रेस को कह दूंगा, थैंक यू वेरी मच, अब आपके बारे में हम 2024 के बाद विचार करेंगे। मेरी बात के दोनों पहलू थे, और उनको कांग्रेस प्रवक्ताओं ने नोट किया, उन्होंने उस पर ट्वीट किया, उसके बाद आशुतोष ने उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया। क्योंकि देखिए, कर्नाटक में जमीन पूरी तरीके से पकी हुई थी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को उसका लाभ उठाना था। और कांग्रेस ने लाभ कैसे उठाया? कांग्रेस ने बेबाक तरीके से, बिना परवाह किए हुए अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे अगर सत्ता में आ गए। इससे क्या हुआ? इससे पहले से ही ओल्ड मैसूर के इलाके में जो मुसलमान मतदाता थे, जो जनता दल सेकुलर की अवसरवादिता को शक्की निगाहों से देख रहे थे, उनको ट्रिगर पॉइंट मिल गया और वे सब कांग्रेस में हाथ के ऊपर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। 75% से ज्यादा मुसलमान मतदाताओं ने हाथ के ऊपर बटन दबाया। वो जब देखिए, जो कर्नाटक का मुसलमान मतदाता है वो हिंदुस्तानी कन्नड़ भाषा तो बोलता ही है, वो हमारी आपकी तरह हिंदुस्तानी भी बोलता और समझता है अच्छी तरह। हाँ, हाँ। तो मैं उससे जितने मैं बाहर गया से था लोग गए बेंगलोर थे। में, मैं गया जी, था तो मैंने देखा मुसलमान, वहाँ के मुस्लिम बहुत अच्छी तरह से हिंदी बोल रहे थे, हाँ मतलब वहाँ। हाँ। तो वो जो बाहर से लोग गए थे, हमारे आपके जैसे लोग, उनका डायलॉग अगर किसी से ठीक से हो पाया तो वो मुसलमान मतदाताओं से हो पाया। तो वो साफ तौर पे कहते थे मुसलमान मतदाता कि ये पता नहीं इनको अगर सीटें मिल गई तो ये भाजपा के साथ चले जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही वो इनके बारे में सोच रहे थे कि इनको वोट देना दें कि न दें। जैसे ही कांग्रेस ने बजरंग दल वाली बात उठाई, वैसे ही वो कांग्रेस के मतदाता बन गए और जनता दल एस का ग्राफ नीचे गिर गया। मैं पहले ही से बार बार कह रहा था कि जनता दल सेकुलर बचाव की लड़ाई लड़ रहा है, उसके अस्तित्व का प्रश्न है। अब आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार उनका 6% वोट गिर गया, उनकी सीटें भी गिर गई और वो किंग मेकर कोई नहीं रह गए। देखिए, जो पार्टियां अपने आप को किंग मेकर के रूप में पेश करती हैं, पहली स्वीकारोक्ति होती है कि वो छोटी पार्टी है और ज्यादा सीटें मिलेंगी। दूसरी, वो मन में कामना करते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, तभी तो किंग मेकर बन पाएंगे। तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, उसमें सौदेबाजी करने का उन्हें मौका मिलेगा। जो उनकी औकात नहीं है उससे ज्यादा सौदेबाजी कर, उससे ज्यादा सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगे, कभी मुख्यमंत्री पद मांगेंगे, कभी उप मुख्यमंत्री पद मांगेंगे। ये तो मुख्यमंत्री पद के हमेशा पैदाशी दावेदार हैं कुमारस्वामी साहब। अब देखिए, इनका सबका खेल खत्म हो चुका है। देवगौड़ा की राजनीतिक पारी का अंतिम चुनाव था ये, 90 साल के हो गए और कुमारस्वामी के नेतृत्व के ऊपर पहले से देवगौड़ा परिवार के अंदर मतभेद है, आपस में बड़ा झगड़ा है इन लोगों में। देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा के बाद में इन लोगों के बीच में एक रही सही एकता भी टूट जाएगी, तो इस पार्टी के तौर पर भविष्य भी संदिग्ध है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 25 सीटें जीत के आई थी कर्नाटक से पार्लियामेंट में बीजेपी,
असर पड़ेगा पार्लियामेंट में, कर्नाटक में चुनाव में? यही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनको सबने वोट दिया, उनको वोक्कलिगाओं ने वोट दिया, उनको मुसलमानों ने वोट दिया, उनको लिंगायतों ने वोट दिया, उनको कुर्बाओं ने वोट दिया, उनको अनुसूचित जाति ने वोट दिया, जनजाति ने वोट दिया। ऐसा कौन सा कर्नाटक का समुदाय है जिसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? अभी तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो साल भर में इन वोटरों को अपने पास रख पाए। किसकी जिम्मेदारी है ये आखिरकार? ठीक बात है। और जो स्कीम उन्होंने कही, स्कीम जो दी है, उन्होंने स्कीमें बनाई हैं, उन स्कीमों को वो लागू करें ठीक से। स्त्रियों ने उनको बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है। सारे देश में भाजपा को स्त्रियां ज्यादा समर्थन देती हैं, लेकिन कर्नाटक में स्त्रियों ने कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दिया है, और उनकी जो 5 गारंटियां थी उनमें स्त्रियों का काफी हिस्सा था। तो ये सब चीजें, और फिर बजरंग दल पे वो प्रतिबंध लगाए बाकायदा। मैं तो मानता हूं उन्होंने घोषणा की है, उसके बदले में वोट मिले हैं, उन्हें पहली मीटिंग में ही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और बजरंग दल के हुल्लड़बाज नेताओं को ठोक के बंद कर देना चाहिए। देश में इसका क्या संदेश, बाकी राज्यों में क्या असर पड़ेगा? बाकी जो 5 राज्य, देखिए, इससे एक परंपरा शुरू हो जाएगी इस तरह के संगठनों को कानून की दृष्टि से कानून की समस्या मानना और उनको उसी तरीके से ठोक के बंद करना। मैं तो बहुत से लोगों को, वैसे आप शिवसेना का इतिहास देखिए, जिस जमाने में समाजवादियों और कम्युनिस्टों को नीचा दिखाने के लिए शंकरराव चौहान और इस प्रकार के कांग्रेसी नेता बाल ठाकरे को बढ़ावा दे रहे थे बंबई में, उसी जमाने में अगर शिव सैनिकों को एक साधारण अपराधी समझकर घसीटते हुए ले जाकर जेल में हवालात में बंद कर दिया जाता उनके आक्रामक व्यवहार के कारण, तो आज शिवसेना नाम की पार्टी इस देश में नहीं होती। देखिए, बजरंग दल से डरना क्यों? बजरंग दल, आप भाजपा वालों से अंदर खाने बातचीत कीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो अपने विरोधियों को थपड़ियाने के लिए बनाया है संगठन ये, वरना बेंच पे बैठा रहता है, जहां हुल्लड़ मचवाना होता भेज देते हैं, तोड़फोड़ करवाना होता भेज देते हैं, हल्की फुल्की मारपीट करवाने के लिए भेज देते हैं। कर्नाटक में भी यही करते थे ये, कोई जोड़ा खाना खाने के लिए जा रहा है, उसको पकड़ के पीट दिया। अब इस तरह और ताकि अल्पसंख्यकों को मुसलमानों में आतंक फैला सकें, कहीं पत्थरबाजी कर दी, यही तो काम वो लोग करते थे। तो अब जब वहां पर प्रतिबंध लग जाएगा, उसके बाद में रास्ता खुल जाएगा इन लोगों की वो प्रतिबंध लगाने का। फिर ये कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो इसके प्रतिबंध का महाभारत का महावीर न मानिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत जल्दी मैदान छोड़ने वाले हैं। हाँ, अबे जी, अब इसके बाद में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर बजरंग दल पे प्रतिबंध लगता है प्रतिबंध, तो इन राज्यों में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को और ज्यादा धार देगी, और ज्यादा कहाँ कैसे धार देगी? मैं तो कह रहा हूं दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह का नो मैंस लैंड है। भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की आवाज कोई नहीं सुनता। अभी देखिए, इसके बाद तेलंगाना में चुनाव है, भाजपा वहां हिंदू यात्रा निकाल रही है, प्रियंका गांधी भी वहां चुनाव प्रचार खत्म करके तेलंगाना चली गई प्रचार करने के लिए। तो अब देखा जाए कि वहां पे क्या हो रहा है। भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी है वहां पे, अब वो कोशिश करना चाहेगी कि दूसरे नंबर की पार्टी बन पाती है कि नहीं बन पाती है। कर्नाटक का दरवाजा तो उसके लिए बंद हो गया। मतलब दूसरे नंबर की क्या मतलब कहना यह है कि आपको वहां पे तेलंगाना में आपको सरकार रिपीट होती दिख रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले नंबर की पार्टी तो टीआरएस है वहां पे, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल है, और तीसरे नंबर की पार्टी भाजपा है। तो भाजपा चाहती है कि वो प्रमुख चुनौती देने वाली पार्टी बन जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है। अभय जी, कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक लोग एक नक्शे को, भारत के नक्शे को वायरल करते थे, व्हाट्सएप करते थे, खासतौर से बीजेपी के और संघ के लोग। उसमें केसरिया 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 पूरा बना होता था। आज सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने और बाकी लोगों ने आज फिर वो नक्शा ट्वीट किया है, और उसमें बीजेपी का नक्शा, वो भगवा बहुत छोटा सा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोटा सा वायरल हो रहा है। तो रवि जी ने कल ट्वीट भी किया कि अब बीजेपी उत्तर भारत के नेता होकर रह गए हैं मोदी जी। उत्तर भारत की जो स्थिति है, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, क्या रहेगा? जादू कैसा चलेगा? देखिए, उत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, पश्चिमी भारत में भी भाजपा मजबूत है, और मध्य भारत में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और पूर्वी भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने अपना काम बढ़ाया है, जिसका मैं उन्हें श्रेय देता हूं।
जितना उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए वो जरूर दिया जाना चाहिए, उनकी जो डींगे हैं उसके पैर में नहीं पड़ना चाहिए। तो वहां पर इन लोगों का काम मजबूत है। ये भाजपा का कैचमेंट एरिया है, भाजपा का बड़ा विशाल प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें वो लगातार नए नए समुदायों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। भाजपा मुख्य तौर पे एक सेफोक्रेटिक पार्टी है जो निरंतर चुनावी मोड में रहती है। बाकी और कोई मतलब, 2 चुनावों के बीच में क्या है, अगले चुनाव की तैयारी करनी है, इसी में भाजपा लगी रहती है। और वो इसको गर्व से कहते भी हैं। जब ये प्रवृत्ति किसी पार्टी में होती है तो वो अपनी जो पराजय वगैरह होती है उसका कारण उसकी रणनीति की खामी में खोजती है कि मेरी रणनीति में कमी रह गई। वो समझती है कि राजनीति का सार जो है वो चुनावी रणनीति है, जबकि राजनीति का सार जो है वो गवर्नेंस में होता है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में आप क्यों हारे? क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्ट और निकम्मी थी। आप दिल्ली में महानगर पालिका का चुनाव क्यों हारे? क्योंकि आपके 10 साल का शासन, 10 साल का जो आपका कार्यकाल था वो भ्रष्टाचार और निकम्मेपन से भरा हुआ था। आप कर्नाटक में चुनाव क्यों हारे? क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्ट और निकम्मी थी। ये मानने की बजाय कि खामी हमारे अंदर थी, कुछ रणनीति में कमी रह गई, ये वो कह रहे हैं, उनके सब प्रवक्ता यही तो कह रहे हैं। तो मैंने कल सवाल भी उठाया कि भाई आपकी रणनीति में कमी रह गई, यानी आप प्रबंधन अच्छा करते तो क्या जीत सकते थे? मेरा तो मानना है प्रबंधन अच्छा करते तो हो सकता है 1-2 सीट 5 सीट ज्यादा मिल जाती। ठीक बात है, हाँ, जीतने की स्थिति में तो आप रणनीति के जरिए थोड़ा कर सकते हैं कुछ क्या। अच्छा, आप ऐसी सरकार चलाएंगे, ऐसी कर्नाटक में चल रही थी, लूट मार मचा रखी थी मुंबई सरकार ने। 10, 12, 15% कमीशन तो हक के तौर पर सब जगह दे दिया जाता है। जब आप 40% कमीशन लेने लगे तो वो एक्सटॉर्शन हो गया, उगाही हो गई। ठीक बात। ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया था, ठेकेदार ने चिट्ठी लिखी थी। अभी एक मुद्दा और उछल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और पिछले दिनों ये चर्चाएं बड़ी आम थी कि दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में पट्टी नहीं है, और कल यहाँ पे जश्न का माहौल था, मिठाई खिलाई जा रहे थे एक दूसरे को, उधर वहाँ बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में सन्नाटा छाया हुआ था, मोदी जी शाह साहब गायब थे। एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें मोदी जी जेपी नड्डा की तरफ से यूपी के लोगों को बधाई दी। लोगों ने सुबह से इसको वायरल किया कि इसमें योगी का फोटो ही नहीं है। तो अब योगी का जो कद है, लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा है, मोदी का कद कम हुआ है। क्या ये चीज बढ़ेगी आगे उत्तर प्रदेश में, क्या होगा? अच्छा देखिए, ये सब बातें पिछले चुनाव से पहले भी खूब होती थी। कि अमित शाह में उनमें मतभेद है, अभी भी हो रही हैं, और भी ऐसे मौके आएंगे इस तरह की बातें करने के। अब आप जरा सोचिए कि आदित्यनाथ जी ने कर्नाटक में कितनी चुनाव सभाएं की। वो हर जगह भाजपा के स्टार प्रचारक होते हैं, और वो इतनी चुनाव सभाएं की, इतने गर्मा गर्म भाषण दिए कि उनके खिलाफ शिकायत भी हुई, लेकिन उनके चुनाव प्रचार का कोई असर हुआ नहीं, कोई असर नहीं हुआ उनको चुनाव। मोदी जी के चुनाव प्रचार का भी कोई असर नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं नहीं मानता हूं कि वो आदित्यनाथ जी मोदी की जगह ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, वो एक नाथ संप्रदाय के महंत हैं। उन महंत होने के कारण उत्तर प्रदेश से बाहर भी उनका एक सम्मान है, उनके प्रति श्रद्धा है लोगों में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दूसरी बार चुनाव जीत के एक प्रशासन का एक मॉडल बनाया है, जिसको बुलडोजर मॉडल आप कह सकते हैं। बहुत ही आक्रामक किस्म का मॉडल है, या आप मुठभेड़ मॉडल कह सकते हैं, एनकाउंटर मॉडल कह सकते हैं, या बुलडोजर मॉडल कह सकते हैं। तो वो एक मॉडल उन्होंने बनाया है। वो धमकी भरी भाषा में बोलते हैं, मैं मिट्टी मिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कुछ कभी ऐसा कुछ करते भी हैं। निजी तौर पे उनके बारे में कहा जाता है कि वो भ्रष्ट नहीं है और वो पैसा नहीं खाते हैं। उनके आलोचक भी इस बात को कहते हैं। आप ज्यादा जानते होंगे उनकी बात पे, मतलब जो है। तो तुलना जब होगी, जब मोदी के विकल्प की बात होगी, तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आ पाएगा? मेरे ख्याल से कहीं नहीं आता। अच्छा, एक अगर अभी ऐसा कुछ होता है, इसमें मोदी के विकल्प की आवश्यकता पड़े, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व में से राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह हैं, इन लोगों का नाम लिया जाएगा, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। अबे जी, आप उन पत्रकारों में से हैं जो बहुत पहले समय को भांप लेते हैं, राजनीति को परख लेते हैं। आपको क्या लग रहा है आज की हालत में 1 साल बाद क्या होगा? पुलवामा जैसी कोई घटना हो जाएगी, सब सीन बदल जाएगा, वो अलग विषय है। जो आज का परिप्रेक्ष्य है, अगर चुनाव 1 महीने बाद हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान मानते हैं पिछली बार के मुकाबले में?
देखिए, अगर गैर भाजपा शक्तियां जिन राज्यों में दबदबे की स्थिति में हैं, अगर वो वहां ठीक से चुनाव लड़ें और भाजपा को अच्छी चुनौती पेश करें, तो भाजपा की 60-70 सीटें आराम से कम हो सकती हैं। लेकिन ये मानना कि भाजपा की सारे देश में आउटराइट डिफीट हो जाएगी, सारे देश में भाजपा हार जाएगी, जैसे कर्नाटक में चुनाव हार गई है, या छत्तीसगढ़ में जिस तरह कभी चुनाव हार गई थी, उस तरह चुनाव हार, या दिल्ली में चुनाव इस तरह हार जाती है, इस तरह की भाजपा की पराजय नहीं होगी। भाजपा या तो बहुमत के करीब होगी, या उसे सामान्य बहुमत प्राप्त होगा, या सबसे बड़े दल के रूप में होगी, इतने बड़े दल के रूप में होगी कि सरकार उसी की बनेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए सीटें आपके हिसाब से 60-70 कम रहेंगी, मान लीजिए 250-240 भी होती है और सहयोगी किसी भी दल का सहयोग लेना पड़ता है, क्या इस स्थिति में मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, आपको लगता है? मैं मानता हूं कि मोदी जी में बड़ा लचीलापन है। वो जब सत्ता हाथ में, सत्ता, राजनीतिक सत्ता को नुकसान का मतलब, नुकसान का मौका आता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने देखिए किसान आंदोलन के सामने झुकते हुए संसद में पास 3 कानून भी वापस ले लिए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खतरे में पड़ रहा था। वो कुछ भी कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का। देखिए, आज वो बृजभूषण शरण सिंह को लंबी ढील दी हुई है कांग्रेस आला कमान ने, वो सब ड्रामेबाजी चल रही है, इसको जांच कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो सब चल रही है। लेकिन जिस क्षण भाजपा आला कमान को लगा कि ये इससे अब इतना नुकसान हो जाएगा कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो उस क्षण क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, एक पल नहीं लगेगा। तो मोदी जी बहुत लचीले व्यक्ति हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि उन्हें गठजोड़ सरकार का नेतृत्व करना है, उनसे ज्यादा विनम्र और गठजोड़ साथियों को अपने साथ रखने में कुशल नेता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग मान रहे थे कि अगर कोई दल सहयोग करेगा तो वो उसकी शर्त ही होगी कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नाम हो, गडकरी हो, राजनाथ हो। दूसरा दल कोई भी शर्त रखे, वो तो दूसरा दल शर्त रख सकता है, मोदी जी से नाराज हो सकता है, कह सकता है कि भाई हम इस बंदे के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, तो मोदी जी की पोजीशन कमजोर हो जाएगी भाजपा के अंदर। तो ऐसे लोगों की विचार होना शुरू हो जाएगा जिनके साथ ज्यादा लोग काम करने को तैयार हैं। लेकिन मोदी जी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो उस व्यक्ति को भी पटाने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है, ये बात वहां भी हरकारे जाएंगे, उनसे कहेंगे अरे यार छोड़ो, पुरानी बात है, छोड़ो यार, हम तुम्हें बोलो क्या चाहिए। ये बात तो ठीक है। अच्छा, मैं जो नेता ऐसा नहीं है, वो तो मोदी जी कुशल राजनेता हैं। आप मोदी जी के जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त के उनके इंटरव्यू सुनिए, वो सब उपलब्ध है नेट के ऊपर। मैं 2002-3 इसकी बात कर रहा हूं। तो किस तरीके से उन्होंने प्रशासन की कला सीखी, किस तरीके से उन्होंने अफसरों से बात करना शुरू किया। वो अफसरों को देख के पहले मोदी जी खुद उनके सम्मान में खड़े हो जाते, खुद ही उन्होंने कहा कि भाई जब वो आए प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो वो तो बुजुर्ग लगे, मैं उनके सम्मान में खड़ा हो गया, मैं तो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए जा रहा था। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई प्रशासकीय अनुभव नहीं था, जो कोई चुनाव नहीं लड़ा था जिसने कभी, उसको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। गुजरात में भाजपा की हालत खस्ता थी। तो मोदी जी कहना था कि लोग मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आपने क्यों ये पद स्वीकार कर लिया, आपकी हालत तो सुषमा स्वराज जैसी हो जाने वाली है, दिल्ली में सुषमा स्वराज की हुई। ये सब मोदी जी के शब्द मैं खुद सुने हैं, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ये, और उन्होंने किस तरीके से सीखा, अफसरों की मीटिंग लेना किस तरह से सीखा, उन्होंने अफसरों के नाम याद करना किस तरीके से सीखा। वो फाइलें नहीं पढ़ते थे, फाइलों के उन्होंने किस तरह अफसरों से कहा कि भाई इसके बारे में फाइल में क्या है, ये मुझे बताइए उसमें है। तो बड़ी मुश्किलें थी उनके सामने। वो बड़े परेशान रहते थे कि ये इतनी ढेर सारी फाइलें रख जाते थे। मोदी सोचते अब मैं क्या करूं इन फाइलों का, क्या मैं इनकी एकेडमिक स्टडी करना शुरू कर दूं। तो जिस व्यक्ति ने इस तरीके से अपने आप को विकसित किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना अंदर से लचीला और चतुर होगा। ये उनकी अच्छी बात है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ उस बात की। राजनेता होना भी ऐसे ही चाहिए। एक शख्स के बारे में और देखिए, मोदी जी के जैसे मैं मान लीजिए मोदी जी का आलोचक हूँ, आज मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप फिर ये मत मान, पहले तो मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, कितनी मुझे हिंदी अंग्रेजी अच्छी आती हो, लेकिन हाथ पैर फूल जाएंगे। सब बाहर बैठ के आलोचना करना आसान है। तो सुना आपने, ये थे अभय दुबे जी। हम लोग बात कर रहे थे देश की, और अभय दुबे जी भी मान रहे हैं कि 60-70 सीटों का नुकसान होगा। और अभय जी तो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री लचीले हैं, लेकिन आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री की आदत, मैं तो नहीं मान सकता लचीले। और कोई भी सहयोगी दल इतनी आसानी से उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी कर रहे हो जाएगा, मान जाएगा, मुझे इसकी भी संभावना कम लगती है।
2024 जैसे जैसे पास आएगा, बहुत सारी राजनीतिक दांव पे चले जाएंगे, हमारी सब पे निगाह बनी रहेगी। देखते रहिएगा 4 PM। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, अगर उसे भरेंगे, हमारे मेंबर बनेंगे, तो हम आपके आभारी होंगे। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।